बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम इंडेक्सेस को थोड़ा और एक्सप्लोर करने लगे हैं। हमने पास्ट लेक्चर्स में ये तो पढ़ा था कि जो इंडेक्सेस हैं वो हमारी सर्च क्वेरीज को फास्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सके थे कि इंडेक्सेस जो है वो ऐसे कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी सर्चिंग फास्ट हो जाती है। यानी हम ये कहते हैं कि ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और अगर हमने ये रो 1 को हमने एक्सट्रैक्ट करना है क्यूरी में, और क्यूरी 1 जो है वो वेयर R1 इज इक्वल टू समथिंग करके की गई है, तो वो किस तरह से इन मिलियंस ऑफ रोज जो कि हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं टेबल के अंदर, तो इनमें से वो फाइंड करे R1 को जल्दी। तो बेसिकली आइडिया यही है कि ये जो रोज हैं अगर किसी प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर में पड़ी हों, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ट्री की फॉर्म में पड़ी हों या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ी हों, जिससे हमारी सर्चिंग अगर फास्ट हो जाती है तो हमारी जो क्यूरी की आउटपुट है वो इसी तरीके से फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यही इंडेक्सेस का किरदार है कि जो डाटा स्ट्रक्चर जो ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर हमें देता है कि जिसके थ्रू जो है वो डायरेक्टली हमें उस पर्टिकुलर रो का एड्रेस पता चल जाता है। डायरेक्टली तो नहीं, मतलब नंबर ऑफ जो आपके ऑपरेशंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास एक हैशिंग है, बी ट्रीज हैं, बी प्लस ट्रीज हैं। तो हमने आज के लेक्चर में इनको एक्सप्लोर करना है। तो जो क्विक रिमाइंडर, अगर हम पिछले लेक्चर का देखें तो हमारे पास कंपनी की डेटाबेस थी जहाँ पे हमारे पास कंपनी का नाम, डेट, प्राइस और कंट्री के जो है ना वो कॉलम्स मौजूद थे। सो बेसिकली सॉर्ट ऑफ यू समझ लें कि ये उनकी स्टॉक प्राइसेस के ऊपर मालूमात है। तो अब अगर हम इसमें से कंपनी नेम के कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना लें तो हमारे पास क्या होगा कि हर कंपनी नेम के अगेंस्ट जो है वो उसका हमारे पास एड्रेस मौजूद होगा। एड्रेस मौजूद या ब्लॉक नंबर पता होगा कि वो पर्टिकुलर रो जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। कहाँ पे एज एन, अगर तो वो रैम के अंदर मौजूद है तो वो रैम की किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, और अगर वो डिस्क के अंदर मौजूद है तो वो डिस्क की किस लोकेशन के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है। तो बेसिकली इंडेक्स जो होती हैं उसमें हमारे पास सर्च वैल्यूज होती हैं। जैसे कंपनी नेम में हमारे पास सर्च वैल्यूज जो हैं वो क्या है, हमारी जो है कंपनी के नेम्स हैं, यानी APL, गूगल, अलीबाबा। अब इन जो वैल्यूज के साथ हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक नंबर होता है या डीपी ब्लॉक नंबर होता है, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन या वो रो जिस ब्लॉक के अंदर पड़ी होती है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे रैम और डिस्क जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और ब्लॉक का साइज रैम और डिस्क में एक जितना ही होता है, और ये हर सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मे बी यहाँ पे अगर हमारे पास ब्लॉक साइज, एक ब्लॉक के अंदर 512 बाइट्स आ सकती हैं, तो डिस्क में भी इस ब्लॉक में इतनी ही बाइट्स आएंगी, और रैम के अंदर जो ब्लॉक है उसमें भी इतनी ही बाइट्स आएंगी। तो जो है इंडेक्स भी एक्चुअली में जिस तरह से ये एक टेबल है, अगर मैं कहूँ कि मैंने कंपनी नेम के कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाया है तो वो भी एक टेबल ही है। अगर आप इसको देखें, जिसमें हमारे पास एक कॉलम में, जिस कॉलम पे हमने बनाया उसकी वैल्यूज पड़ी हैं, और अगले कॉलम में वो रेफरेंसेस पड़ी हुई हैं जो कि उस कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी नेम के साथ है। तो अब बात यह है कि ठीक है, आपने एक टेबल के ऊपर एक इंडेक्स बना लिया तो एक टेबल ये बन गया। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो टेबल है इसके ऊपर भी हम इंडेक्स लगा दें, यानी कि मल्टीपल स्टेज इंडेक्स आ गई। तो एक पहली स्टेज ये हुई, दूसरी स्टेज में भी इसके ऊपर भी एक इंडेक्स बने, तीसरी स्टेज ये है कि इसको देख के जो इंडेक्स बना इसको भी फर्दर आगे हम मजीद इंडेक्स इसके ऊपर बना दें। तो इस कंसेप्ट को मल्टीपल इंडेक्सिंग कहते हैं। तो हम अगली स्लाइड्स में इसको एक्सप्लोर करेंगे कि मल्टीपल इंडेक्सेस से हमारी एक्चुअली में मुराद क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी एग्जांपल हमें दी गई है कि प्राइस और डेट के कॉलम को अगर हम कलेक्टिवली कंजॉइन करके जो है वो इंडेक्स बनाते हैं तो ये भी पॉसिबल है, यानी एक डेट का कॉलम भी हो हमारे पास और एक प्राइस का कॉलम भी हमारे पास आ जाए, तो ये हम जो दो एट्रीब्यूट या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के भी हम इंडेक्स जो है वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है जो रिवीजन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आ रही है कि हमने पहले पढ़ा था कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर डाटा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। क्या जो हमारा डाटा है वो रैम में वो कंप्लीट, जो उसके ब्लॉक्स है उसमें कंप्लीट रो पड़ी हुई हैं, या वो कॉलम स्टोरेज के ऊपर है। इसी तरह से हमें फिर ये भी देखना होगा कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं रो और कॉलम बेस्ड स्टोरेज की बात करूँ तो रिवीजन में जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारी रो बेस्ड स्टोरेज है उसमें हमारी पूरी रो जो है वो पेज के अंदर एज इट इज सेव हो जाती है। तो मे बी अगर ये पेज 512 बाइट्स का है एक पेज, और एक रो जो है वो लेट्स से हमारी जो है वो 20 बाइट्स ले रही है, तो हमारे पास एक ब्लॉक में कितनी रोज आ जाएंगी। तो एसेंशली आप 512 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उतनी जो रोज हैं वो इस पेज के अंदर आ सकती हैं, और सेम नंबर ऑफ रोज इस पेज में और सेम नंबर ऑफ रोज इस पेज के अंदर जो है वो आएंगी। तो ये रो बेस्ड स्टोरेज है, यानी पूरी कंप्लीट रो आपके पास एक टेबल के एक वो ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई है, और मल्टीपल उनके जो सारे कॉलम्स है वो एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जब कॉलम बेस्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम जो है वो इंडिविजुअल कॉलम्स को जो है वो पेज में सेव करना शुरू करते हैं। तो अब जैसे कंपनी नेम है उसका पेज ये होगा, जो डेट है उसका पेज ये होगा, जो प्राइस है उसमें ये होगा, और कंपनी का जो वो कंट्री का नाम है वो इधर होगा, ये टाइप हुआ। तो इसको हम कॉलम बेस्ड स्टोरेज करेंगे कि इंस्टेड पूरी रो की इंफॉर्मेशन हो हम कॉलम बेस्ड जो है वो कर दें। और इसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे कि वो क्या होते हैं। ये कॉलम बेस्ड हमारे पास तब हेल्पफुल होते हैं जब आपने सिंपल कॉलम की बेस के ऊपर कोई क्यूरी करनी हो। तो अगर आपकी मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर जो है वो रो बेस्ड स्टोरेज जो है वो बेहतर रहती है। अब हम उसी क्विक आइडिया को रिवाइज कर लें कि अगर हमारे पास रो बेस्ड स्टोरेज हो और हमने जो कंपनी का अपना टेबल है वो उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ रो बेस्ड स्टोरेज रखा हुआ है, यानी कि हर पेज के अंदर एन रोज पड़ी हुई हैं और सारे कॉलम्स इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो अगर हम प्राइस के कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं तो हमारी क्यूरी फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि प्राइस आपकी सर्च की होगी, और जब आप इंडेक्स की फाइल जो आपकी अगर लेट्स से डिस्क में पड़ी है, दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, रैम और हमारी ये डिस्क को मैं इधर लिख देती हूँ और मेन मेमोरी मेरी है। तो अगर तो हमारा जो है वो टेबल में कोई क्वेरी हमारे पास आती है तो हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर वो सारी मालूमात मौजूद हैं कि उसकी की और उसका एड्रेस या उसकी वैल्यू जो भी है, कि वो जो की हमारे पास सर्च की आती है वो किस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास लेट्स से 10 मिलियन रोज हैं, तो इन 10 मिलियन रोज के ऊपर जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो हमारे पास एक और फाइल जनरेट होगी जिसको हम इंडेक्स फाइल कहेंगे। अब ये जो इंडेक्स फाइल है इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन की और उसके एड्रेसेस ये हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अगर हम लेट्स से प्राइस जो कि हमारी सर्च की थी उसकी बेस पे हम सर्च करते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमें पहले तो ये जो इंडेक्स फाइल है इसको डिस्क से पिक करके मेन मेमोरी में लोड करना होगा। अगर तो मेन मेमोरी में है तो वेल एंड गुड, हम वहीं से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो हम डिस्क से इस फाइल को पिक करेंगे और मेन मेमोरी में लोड करेंगे, ताकि इसमें से हम अपनी स्पेसिफिक सर्च वैल्यू को जो जो हमारी सर्च की है उसकी बेस पे वैल्यू सर्च कर सकें। तो जब ये हम रैम में लोड कर देंगे तो फिर रैम में हम इसमें से फाइंड करेंगे हमारी की किधर है, और की हमारे पास इस टाइम लेट्स से क्या थी, 19 है। तो इसमें से फिर 19 की जो की के अगेंस्ट हमारे पास ब्लॉक एड्रेस होगा, वो ब्लॉक एड्रेस हमें मिल जाएगा। अब उस ब्लॉक एड्रेस को हम जो है वो जाएंगे डिस्क के ऊपर कि उस ब्लॉक का नंबर कौन सा है, और डिस्क में से वो वाला ब्लॉक पर्टिकुलर रैम में लोड कर देंगे। और जब रैम में वो ब्लॉक लोड कर देंगे तो उसके अंदर से साथ जो हमें इंडेक्स से उसका जो एड्रेस मिला हुआ है उस ब्लॉक में से, तो वो एड्रेस लेकर हम उस पेज में से वो पर्टिकुलर रो को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम ये अगर रैम में भी इंडेक्स फाइल पहले से मौजूद है तब भी यही स्टेट होगा, और अगर डिस्क में मौजूद है तो पहले हम इंडेक्स फाइल को लोड करेंगे। अब अगर ये जो कंसेप्ट है, अब इंडेक्स फाइल हमारी जैसे जैसे आपकी रोज बढ़ती जाती हैं तो इंडेक्स फाइल भी जाहिर है उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो कोई इन अब जब अगर लेट 10 मिलियन रोज हैं और अगर हमारे पास इंडेक्स फाइल में भी लेट से 10 मिलियन रोज में से हमें की को सर्च करना पड़ जाता है, तो ये भी तकरीबन हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इंडेक्स फाइल भी आपकी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली अगर पहले आपकी इंडेक्स फाइल जो है वो लेट्स से 2 पेजेस के ऊपर पूरी आ रही थी साइज के कॉरस्पॉन्डिंग। ये किस तरह से साइज की एक्सप्लेनेशन है, वो ये कि हमने कहा था कि जो हमारी कंपनी का टेबल है
अगर उसकी एक रो जो है वो 20 बाइट्स ले रही है, ठीक है, तो लेट्स से जो हमने उसके एक कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाया और वो जो कॉलम हमारे पास कंपनी नेम का था, और मे बी वेरी सिंपलेस्ट केस कि वो कंपनी नेम अगर एक करेक्टर पे है तो एक बाइट उस कंपनी नेम का प्लस जो पॉइंटर का एड्रेस हमने सेव किया हुआ है, लेट्स से वो जो पॉइंटर है वो हमारे पास 4 बाइट्स का हो गया, लेट्स अज्यूम। तो हमारे पास जो एक इंडेक्स फाइल की जो एक रो की इंफॉर्मेशन है वो टोटल जो है वो हमारे पास 5 बाइट्स में सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पेज है 512 बाइट्स का, तो उसके अंदर हम कितनी 5 बाइट्स कितनी रोज की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, तो हमारे पास रफली आ जाएंगी 102.4। इतनी जो है वो हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर सकते हैं इतनी रोज की एक पेज के अंदर। तो अगर जो है वो हमारा एक पेज में 102.4 रोज की इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो हम में कितने पेजेस चाहिए होंगे 10 मिलियन रोज को करने के लिए। तो जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो 102 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने पेजेस चाहिए। तो इससे अगर मैं रफली इसको 100 भी कह दूं, और अगर मैं इसको 10 मिलियन जो रोज यहाँ पे मेंशन करूं और उसको मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो आप ये देखें कि इतने पेजेस जो है वो हमें स्टिल चाहिए होंगे। तो इट मीन्स कि अगर हमने इंडेक्स फाइल में से, क्योंकि इंडेक्स हम कहते हैं कि लगाने से हमारी सर्चिंग फास्ट हो जाती है, लेकिन अब एक्चुअली में जब आप 19 को सर्च करेंगे तो उसके लिए पहले जब आपको डिस्क में से इंडेक्स फाइल को रैम के अंदर लोड करना है, तो अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपको इतने ज़्यादा पेजेस जो हैं वो रैम में लोड करने पड़ेंगे सिर्फ इंडेक्स के ही। तो अब इंडेक्स का फायदा वो नहीं रहा जो कि हमने अज्यूम किया था कि वो हमारे सर्चिंग को फास्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इंडेक्सेस को भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का जो है वो सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से उनको ऑप्टिमाइज करना है। तो उसके लिए जो एक कंसेप्ट यूज होता है वो हमारे पास जैसे हैशिंग है, कि हम अपने जो इंडेक्सेस हैं वो एक हैशिंग के कंसेप्ट पे बना लें कि आपके पास इनपुट में की आए, बेशक वो आपके इंडेक्स की हो, और वो जो की है आपके हैश फंक्शन में जाए और उससे आपको डायरेक्टली आपका बकेट नंबर पता चल जाए। और जब आपको बकेट नंबर पता चल गया है कि कौन सा, और उस बकेट में जो आपका ब्लॉक होगा, जिस इंडेक्स जो रिक्वायर्ड इंडेक्स है, सिर्फ वही इंडेक्स फाइल का जो ब्लॉक इसमें पड़ा हुआ है डिस्क के अंदर, सिर्फ वही ब्लॉक जो है वो आपकी रैम में लोड हो, और फिर इस ब्लॉक में से सर्चिंग हो कि जो रो का जो भी वो एड्रेस है वो कौन सा है, और फिर हम वो वाले ब्लॉक के लिए जो है वो जंप करें डिस्क में, और वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो रैम में लोड करें, और फिर उसमें से हम वो रो एक्सट्रैक्ट कर लें। आप बात मतलब फॉलो कर रहे हैं कि जो आइडिया यही है कि इंडेक्स जो है, जब आपकी नंबर ऑफ रोज बढ़ जाती हैं तो फिर इंडेक्स की फाइल का भी जब साइज इंक्रीज होना शुरू होता है तो उसका बिहेवियर भी सॉर्ट ऑफ वही होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी टेबल में हम अपने आईओ ऑपरेशंस को बचाने के लिए कि कम से कम पेजेस हमें डिस्क में से टेबल के रैम में लोड करने पड़े, हम इंडेक्स लगाते हैं। लेकिन जब डाटा ग्रो करता है तो फिर इंडेक्स को भी हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ जाता है। तो फिर हम उसको हैशिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हमने इंडेक्स की जो भी आपकी है उसको हैश फंक्शन में पास किया, और उससे आपको आउटपुट में अपना जो है वो एड्रेसेस जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप वही पर्टिकुलर जो है वो इंडेक्सेस लोड करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि हमें जब 19 पास किया था, तो 19 एक्चुअली में क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो ये आपकी टपल है पूरी कंप्लीट है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपली हम लोग इसको 20 के एंगुलर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी वही हमारे पास इंडेक्स कॉलम जा रहा है। तो ये इंडेक्स कॉलम इस हैश फंक्शन में गया, इससे एड्रेस मिला। अब ये जो है वो ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास हमारी टपल्स पड़ी हुई हैं। अब ये जो है 19 इंडेक्सेस ये पड़े हुए हैं, अब इस 19 के अगेंस्ट जो भी एड्रेस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर ये बात है कि ये तो सारे अभी हाफेजेड पड़े हुए थे, क्योंकि हैश फंक्शन जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हैश कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका हैश फंक्शन क्या है और इनपुट की कौन सी है। तो एक आइडिया तो ये है कि ठीक है, क्यों ना हम जो है वो डाटा को सॉर्टेड रख लें। तो उस सॉर्टेड रखने से डाटा हमें जो इंडेक्स को सॉर्टेड रखने से फ़ायदा ये हो
होगा कि अब अगर आपको इंडेक्स की बकेट नंबर पता चल जाती है और आपको ब्लॉक नंबर पता चल जाता है, तो आपको हर एक जो इस लोकेशन का में भी एड्रेस सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग एड्रेस सेव कर लेते हैं और चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इतनी टपल्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इसमें एक एक हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा आगे फॉरवर्ड भी आ जाता है। तो जो सॉर्टेड के केस में जो है वो हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू की लोकेशन सेव कर ले तो हमें काफ़ी होती है। ये एक ये पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या होता है कि जो जो डाटा आपने पिक करना है हम उसको पिक कर लेते हैं, ना तो जिस कॉलम पे इंडेक्स लगाना है वो हम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसको प्राइस की बेस के ऊपर जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। तो वो प्राइस की बेस पे सॉर्ट करना इसलिए चीप है क्योंकि वो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है। अगर आप इसके बदले में कोई स्ट्रिंग वैल्यू को पिक करेंगे या करेक्टर वैल्यू को पिक करेंगे तो आपका जो है वो इंडेक्स काफ़ी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा नाम भी जो है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो हैश टेबल्स में भी हमारे पास इश्यूज आते हैं, क्योंकि हैश टेबल्स भी जैसे आपको पता है कि अगर जो कलयन का कंसेप्ट है कि जो मल्टीपल इंडेक्सेस हैं जब वो आते हैं, तो मल्टीपल कीज जो हैं वो जब सेम लोकेशन के ऊपर हैश होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे पास कलयन आती है। तो कलयन के केस में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो अपना आगे अरे का साइज ग्रो कर दें तो वो इस लोकेशन पे ना उससे अगली लोकेशन के ऊपर वो है प्लेस कर दें, एंड सो ऑन। अब ये भी पॉसिबिलिटी आती है कि जब आप हैश फंक्शन से कीज को मैप करते जाते हैं तो जो आपका जो बकेट साइज है वो एक मैक्सिमम लेंथ के ऊपर आपने डिसाइड किया होता है, वो बकेट साइज आपका फिल हो जाता है। तो जब वो बकेट साइज आपका फिल हो गया है तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब हम जब कलयन होगी तो फिर इसका मतलब है कि हम पिछले डाटा को इरेज करके उसके ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। तो फिर ज़ाहिर है वो पिछली चीज़ें जब आपकी इरेज होती जाएंगी तो फिर आपका ये जो हैशिंग का जो कंसेप्ट है वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस इश्यूज देना शुरू कर देगा, तब जब आप वो वाली कीज जो है वो सर्च करते हैं जो कि पहले से इसमें मौजूद नहीं है। तो अब इसका फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो है वो ग्रेजुअली बकेट साइज को जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दें, कि जैसे हमें अंदाजा होता जाता है कि आपका डाटा इंक्रीज हो रहा है तो हम बकेट साइज को भी इंक्रीज करने लग जाए। अब जैसे हमारे पास इसके जो वर्जन आते हैं वो हमारे पास लीनियर हैशिंग आती है और एक्सटेंसिबल हैशिंग आती है। लीनियर हैशिंग में ये होता है कि हम ग्रेजुअली जो है वो अपना बकेट साइज जो है वो एक एक करके इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब एहसास होता है कि बकेट जो आपका जो पूरी बकेट्स हैं वो फिल आउट हो गई हुई हैं और अब अगला जो आना है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या कहते हैं बकेट साइज को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं बाय द फैक्टर ऑफ वन, यानी बाय वन, यानी एक एक करके हम इंक्रीज करते हैं। जब एक्सटेंसिबल हैशिंग की हम बात करते हैं तो हम उसको बाय द फैक्टर ऑफ टू करते हैं, यानी इन द पावर ऑफ टू, यानी सॉर्ट ऑफ डबल कर देते हैं। जब हमें लगता है कि डाटा फिल नहीं हो पा रहा, फिलिंग हो गई है ज़्यादा, तो फिर वो बकेट साइज इंक्रीज हो जाता है। इस कंसेप्ट को बेसिकली हम डायनामिक हैशिंग कहते हैं। डायनामिक का मतलब ये है कि वो आपका नीड के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहा है। आपके जो बकेट साइज है तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आपके पास बकेट्स होती जाएंगी उसी बकेट्स के हिसाब से आगे आपके पास ब्लॉक को सेव करने के, उसके जो पॉइंटर सेव करने की ऑप्शन भी बढ़ती जाएगी। तो अब लेकिन हैशिंग में जो दूसरा मसला है वो हमारे पास ये आता है कि हमारी जो रेंज क्यूरीज हैं वो इसके ऊपर जो है ना इसकी सपोर्ट हमें ये प्रोवाइड नहीं करता। रेंज क्यूरी से मेरी क्या मतलब है, जैसे आप कोई क्यूरी दे दें वेयर ए इज ग्रेटर देन 30 एंड ए इज लेस देन 60, इस तरह की अगर आप कोई क्यूरी करते हैं वेयर की क्लॉज में तो अब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि हैश टेबल तो सिंपल आपको जो है वो वहाँ पे मैप करेगा और वहाँ से आपने सर्च करनी है। तो अब जब रेंज सर्चिंग के लिए फिर आपको सारी सर्चिंग जब आगे करनी पड़ेगी तो वो इतना फास्ट और एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इस सोल्यूशन और इस मसले के वजह से जो है ना फिर हम अपने इंडेक्स का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो चेंज करते हैं। तो वो जो सबसे मशहूर डाटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स का यूज़ होता है वो हमारे पास बी ट्रीज है हमारे।
अब बी ट्रीज जो हैं उसी को इस लेक्चर में हमने एक्सप्लोर करना है। और बेसिकली जो बी ट्रीज हैं वो हमें रेंज क्यूरीज की सपोर्ट देते हैं, और वो कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे कि वो क्या है। जो पहले डेटाबेसेस होते थे वो बी ट्रीज को यूज करते थे, लेकिन अब जो रिसेंटली जो है वो इसका जो एक वेरिएंट है जो बी प्लस ट्रीज है वो यूज होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस भी हम ग्रेजुअली एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब ये है कि ये जो हैश टेबल्स हैं, ये बी बी ट्रीज हैं, ये सारे क्या हैं, ये आईओ अवेयर हैं। आईओ अवेयर से हमारी मतलब ये है कि इनिशियली जितने भी एल्गोरिदम्स आपने इन अर्लियर कोर्सेज में देखे हैं वहाँ पे जम्पशन यही होते हैं कि वो रैम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि तब ये इशू कोई नहीं होता कि आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो रैम में अगर आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है किसी एल्गोरिदम की, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको कुछ इनपुट डिस्क से चाहिए, तो वो यहाँ पे रुका रहेगा जब तक कि वो डिस्क से नहीं आता, और फिर वो आगे एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली किसी पॉइंट पे वो जब तक डिस्क में राइट नहीं कर देता वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो जब एल्गोरिदम एक रन कर रहा है तो उसमें अब ये रुकावट आ गई है आईओ की, इनपुट आउटपुट की, तो उससे उसकी कॉस्ट के ऊपर फर्क आ जाता है। तो अगर कोई बिग ऑफ एन एल्गोरिदम चलता है तो जब वो डिस्क इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो बिग ऑफ एन नहीं रहेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब ये जो बी ट्रीज हैं और ये जो हैश टेबल्स हैं, ये किस मसले को देख के बने हुए हैं कि इन इन एल्गोरिदम्स में अगर कोई आईओ इन्वॉल्व हो जाती है तो वो फिर भी स्टिल इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। एक्चुअली में आपने हैश टेबल कब यूज करने हैं, बी ट्रीज कब यूज करने हैं, इसका फैसला तभी होता है कि आपके ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है वो क्या है, या आपकी क्यूरीज किस तरह की आ रही हैं। यानी कि मे बी हो सकता है आपके स्पेसिफिक एरिया में जो है वो रेंज क्यूरीज ज्यादा आ रही हो, तो या कहीं पे आपको जो है वो सिंपल प्लेन क्यूरीज ज्यादा आ रही हैं, तो वहां पे आप में भी हैशिंग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फास्ट हो जाएंगी। लेकिन रेंज क्यूरीज के लिए हैशिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि बी प्लस ट्रीज क्या होते हैं। बी ट्रीज को भी, जब आपको बी प्लस ट्रीज भी समझ आ जाती है तो बी ट्रीज को भी हम साथ ही उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस स्लाइड में भी हमारे पास वही सेम कंसेप्ट जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है वो एक्सप्लेन हो रहा है, जिसमें से एक हमने डिस्कशन की थी कि अगर तो हमारी इंडेक्स की जो फाइल है वो बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या हो। अगर छोटी है तो वो तो हमें पता है कि रैम के अंदर जो है वो कम्प्लीटली लोड हो जाती है, तो फाइन, आपके जो लुकअप्स हैं वो फास्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रैम में पूरी नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि उसको हमें डिस्क के ऊपर रखना पड़ेगा, और वैसे ही जब हम बिग रिलेशन को लोड करते हैं तो पेज बाय पेज हमें लोड करना पड़ेगा। तो हमें इसके बारे में कुछ सोचना है कि जो रैम जो जो हमारे इंडेक्सेस हैं जो कि पेजेस की फॉर्म में पड़े होते हैं, तो हम उनको उनके स्ट्रक्चर को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर लें। तो क्या हम कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि हम इंडेक्स के पेजेस को जो है वो लोड कर लें। तो उसके उसके रोल में बी प्लस ट्रीज जो है वो आते हैं। तो अब बी प्लस ट्रीज में अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम उनकी बेसिक्स देखेंगे, हम उनकी डिज़ाइन देखेंगे और उनकी कॉस्ट देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि क्लस्टर्ड इंडेक्स का जो है ना वो क्या रोल होता है। तो अब ये हमारे पास हायरार्किकल इंडेक्सेस का व्यू है बेसिकली। ये जो आइडिया है ये हमारे पास बाइनरी ट्री से ही निकला है। बाइनरी ट्री जिसमें हमारे पास इनिशियल नोड होती है और फिर बाद में हमारे पास उसके चिल्ड्रन होते हैं दो। और अगर प्रॉपर फिल्ड बाइनरी ट्री है तो अगर ये इसके लेवल्स हम बना दें, थर्ड लेवल जिसका है, तो टू बाइनरी जो टू चिल्ड्रन है वो उसके हर नोड से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो हमारे पास ये भी हमें पता है कि जो भी आपका नोड स्ट्रक्चर होता है इससे जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पे होती हैं, और जो मैक्सिमम होती हैं वो हमारे पास इस स्लाइड पे होती हैं, साइड पे होती हैं। तो 15 से लेस हमारे पास इधर होंगी और 15 से ग्रेटर जो है वो इधर होंगी, लेकिन दिस शुड बी लेस देन दिस थिंग। और इसी तरह से इससे कम जो है वो हमारे पास इधर होंगी, और इससे बिग जो है वो इस तरफ होंगी। अब ये बाइनरी ट्री है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम एम वे सर्च ट्री बना दें, यानी कि हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर ज़्यादा कर दें बजाय इसके कि दो के, तो वो जो जितने चिल्ड्रन होंगे उतना हमारा जो है वो एम वे ट्री बन जाएगा। यानी अगर चिल्ड्रन 3 है तो एम जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो अब ये एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बाइनरी ट्री हमें पता है कि लॉग की सर्च जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, अगर मैंने इसमें से
10 को सर्च करना है या लेट्स से 34 को सर्च करना है, तो हम नोट से चेक करेंगे कि वो 30 से ग्रेटर है, यस, तो वो इधर आ जाएगा। फिर 35 से लेस है, यस, तो वो इधर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ हमने जो है 3 स्टेप्स के अंदर भी कहने चाहिए 2 हमने लुकअप्स किए हैं, तो हमारे पास जो है ना हमारा आंसर 34 की लोकेशन पता चल गई है। तो जब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी ज़्यादा करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो सिंपल 2 चिल्ड्रन की ऑप्शन थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इवेंट ये हमारे पास एक मेन नोड है। इस मेन नोड के अंदर हमारे पास अब एक की नहीं है, पहले हमारे पास एक नोड में एक की थी। अब यहाँ पे हमारे पास इस नोड के अंदर 3 कीज हैं और ये हमारे पास नॉन लीफ नोड है या इंटरनल नोड है। इसके ऊपर एक टॉप पेरेंट नोड या रूट नोड भी होगी कोई समहाउ जिससे से ये आ रहा है। तो अब ये जो इंटरनल नोड है इसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, 20 है और 30 है। और ये इसके फर्दर आगे चिल्ड्रन है, इसके जो पॉइंटर्स हैं वो जितनी आपके पास कीज है, अगर कीज n है तो इसके जो पॉइंटर्स हैं वो हमारे पास n+1 होंगे। तो n+1 पॉइंटर्स का मतलब ये है कि इतने अब हमारे पास चिल्ड्रन है इस इंटरनल नोड के। एक ये चिल्ड्रन, एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है। इसी तरह से यहाँ पे बाकी लिखे नहीं हुए, इधर भी आपके बाकी जो है वो चाइल्ड मौजूद है। तो अब जो है, अब ये जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, ये फर्स्ट पॉइंटर हमें इस चीज की डायरेक्शन दे रहा है कि 10 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस साइड पे सर्च होंगी। तो अगर आप इस नोड पे पहुंचते हैं और आपने 3 को सर्च करना है तो आप जो है वो इस पहले चाइल्ड की तरफ जाएंगे। अगर आपने ये देखना है कि 10 और 20 के बीच में जो वैल्यूज हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड चाइल्ड की तरफ जाएंगे। अगर आपने 20 से 30 के बीच में जाना है तो फिर आप थर्ड चाइल्ड की तरफ जाएंगे। अगर आपने 30 से ग्रेटर जाना है तो फिर आप फोर्थ चाइल्ड की तरफ जाएंगे। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप फाइनली जो है वो अपने लीफ नोड्स के पास जो है वो पहुंच जाएंगे। तो जब आप अपने लीफ नोड्स के पास पहुंच जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इन लीफ नोड्स के एंड के ऊपर हमारे पास पॉइंटर्स होंगे, जो पॉइंटर्स ये बता रहे होंगे कि ये जो रिकॉर्ड है वो किस लोकेशन के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, या इसका ब्लॉक नंबर क्या है या इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि सारी जितनी भी आपकी कीज हैं वो इवेंचुअली जो है वो यहाँ पे नीचे जब आप सर्च करते जाते हैं तो जब फाइनल लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे तो एंड पे जो पॉइंटर्स हैं हमारे पास नोड्स के, लीफ नोड्स के, वो पॉइंटर्स हमें डायरेक्ट कर रहे होंगे हमारे जो रियल लोकेशन है हमारे डाटा की। ओके, सो जो अभी हमने एक बी ट्री देखा उसमें कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो कि समझने वाले हैं। उनमें से एक ये है कि जो हमारा बी ट्री होता है ये बैलेंस ट्री होता है। बैलेंस ट्री का मतलब ये है कि फ्रॉम द रूट टू लीव सारे जितने भी उसका जो चिल्ड्रन होंगे वो पूरे होंगे और उसकी ब्रांचेस जो है वो पूरी होंगी और लेंथ जो है वो सबकी सेम ही रहेगी, तो कोई अनबैलेंस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो है वो नहीं होगी। तो इसके अलावा यानी कि अनबैलेंस है मेरे पास क्या मतलब है कि जैसे बाइनरी ट्री आपके पास होता है तो इस तरह की कोई ऑप्शन आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। रूट्स जो लीव्स तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी होगी, लेकिन नोड्स का जो है वो कम्प्लीटली फिल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बीएसटी के अंदर तो हमारे पास इन नोड के अंदर एक ही की होती है। तो जो बी प्लस ट्रीज है उसमें हमारे पास अगर जितनी लिमिट है कीज की उसमें से मे बी की 1 और की 2 फिल हुई हो, बाकी फिल ना हुई हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेंथ सेम रहेगी। तो इसके अलावा जो आपके पास ये जो नोड होती है आपकी, इस नोड के ऊपर आपकी जितनी भी कीज होंगी पड़ी हुई वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी, यानी K1 वुड बी लेस देन K2 और इसी तरह से सो ऑन, और K1 यहाँ पे और K2 यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि जो हमारे पास रूट के अलावा जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी जो है उनमें कम से कम जो है वो K, एटलीस्ट K और मैक्सिमम ऑफ 2K कीज होंगी। ठीक है, तो एक हमारे पास एक मिनिमम लिमिट होगी और एक हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट होगी जिसके बीच में जो है वो हमारी कीज रहेंगी। तो अगर तो जो नॉन लीफ नोड है इसके अलावा जो उसके चिल्ड्रन होंगे, जैसे अगर मिनिमम नंबर ऑफ कीज उनकी के हैं तो उस नोड का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो के प्लस होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम अगर किसी की जो है वो कीज जो वो हैं वो 2K हैं तो जो उसके टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे वो 2K प्लस
1 होंगे। तो ये जो बी प्लस ट्रीज हैं, इनके जब स्प्लिट होता जाता है और इवेंचुअली जब ये लीफ नोड्स की तरफ चले जाते हैं, तो जो लीफ नोड्स हैं इनके, वह वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे इन लीफ नोड्स के ऊपर जो है वो हमारी रेंज क्यूरीज जो आती हैं उनकी सर्चिंग होती है। फिर हमारे पास इंटरनल नोड्स आती हैं। इंटरनल नोड से हमारा मतलब ये है कि जो है हमारा, जैसे ये रूट नोड है, इसके बाद ये चाइल्ड नोड है, और फिर फर्दर आगे जो है ये हमारे पास लीव्स आ गए। तो ये जो हैं ये लीव्स हैं, और ये जो है हमारे पास इंटरनल नोड्स हैं, और ये जो है ये हमारे पास रूट है। ठीक है, तो करंटली जो है वो मैंने 3 स्टेजेस बनाई हुई हैं, तो ये से ज्यादा भी हाइट इस ट्री की जो है वो हो सकती है। तो इंटरनल नोड्स ये वाली नोड्स कहलाएंगी। इसके अलावा ये कि हमने ये मेक श्योर करना होता है बी ट्री बनाते वक्त कि जो इंटरनल नोड्स हैं इनमें मिनिमम जो है वो m/2 चिल्ड्रन मौजूद होने चाहिए। ठीक है, m/2 से क्या मतलब है, अगर m आपके टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड हैं एक नोड के, तो जो मिनिमम है उसमें से आधा जो है वो इसको इंटरनल नोड को एटलीस्ट फिल होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम जो लेंथ है वो u कहते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ चिल्ड्रन l कहते हैं। अब ये चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी कि वो पॉइंटर्स जो कि हमारे पास नोड से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें पता है कि अगर इधर टोटल n है, n कीज हैं, तो हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं जो चिल्ड्रन है वो n+1 होंगे। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये एल है, तो फिर हमें ये पता है कि नंबर ऑफ कीज उनमें से एक लेस होगी। तो कीज की जो रेंज होगी वो l-1 से लेकर u-1 तक होगी। सो रूट नोड, जैसे मैंने बताया कि वो टॉप के ऊपर हमारे पास जो ट्री की फर्स्ट नोड होती है, टॉप की नोड होती है, उसको रूट नोड बोलते हैं। और रूट नोड के बाद फिर हमारे पास इंटरनल नोड्स आती हैं, और इंटरनल नोड्स के बाद फाइनली हम एंड पे, और इंटरनल नोड अगर आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन एंड पे हमारे पास जो है वो लीफ नोड्स आ जाते हैं। अब जो हमारे पास इसके भी रूट नोड के ऊपर मैक्सिमम चिल्ड्रन यू हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर कोई जो है वो लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम की है वो उसके ऊपर जो टॉप की आपकी नोड है, अगर मैं इसको येलो कलर से शो कर दूं, तो जो टॉप की नोड है इसके ऊपर मिनिमम एक की लाजमी होनी चाहिए, चाहे मैक्सिमम जो है वो n की जिसके ऊपर हो, तो लेकिन मिनिमम एक की लाजमी होगी, तो फिर ही आगे जो है वो चाइल्ड उसके बनेंगे ना। तो अगर एक की है तो मिनिमम एक की है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके 2 एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो रूट के जो नंबर ऑफ कीज है वो 1 से लेकर 2k तक जा सकती हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसी केस भी आता है जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, तो हमारी उस जो नोड है उसका कोई चाइल्ड जो है वो शायद ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो उसके एटलीस्ट हमारे मुताबिक अगर मिनिमम एक ही है, तो मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो चिल्ड्रन है उसके 2 होंगे, और मैक्सिमम जो है वो उसके हमारे पास 2k+1 होंगे, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो की के नंबर से एक ज्यादा होते हैं। तो अब अगर हम बात करें ऑर्डर और डिग्री के बी ट्री की, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम ट्री बनाने की तरफ और ट्री को समझने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से एक है कि डिग्री से क्या मुराद है ट्री की, और ऑर्डर से क्या मुराद है। सो जैसे हमने बताया कि ये अब एक नोड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये रूट नोड है, लेकिन ये जो नोड है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इसका जिक्र मैं कर रही हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज की जो ऑप्शन है वो क्या है। तो अगर हम इसको देखें, अगर इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कीज 2 हैं, तो इसके जो चिल्ड्रन हैं वो इस टाइम पे 3 हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पे हम जाएंगे तो इस फील्ड कम्प्लीटली फील्ड नोड के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो डिफरेंट होंगे। तो अगर जो डिग्री है वो हम उस टर्म को कहते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपके ट्री के अंदर मौजूद हो। और ऑर्डर से मेरा मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपकी डिग्री में जा सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास 5 होंगे। तो हमारे पास इस ट्री का जो ऑर्डर है वो 5 होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, क्योंकि 4 कीज की इजाजत है अगर मैक्सिमम, तो 4 कीज अगर हैं तो चिल्ड्रन जो है वो 4+1 5 होंगे। ठीक है, तो इंटरनल नोड्स के हर के पास जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। तो हम जो है जो अमूमी तौर पे लोअर और अपर बाउंड जो है वो फिक्स कर देते हैं कि मिनिमम इतने होने चाहिए और मैक्सिमम इतने होने चाहिए। तो जब अगर हम फिक्स करते हैं तो फिर डिग्री और ऑर्डर आपको पता है कि वो सेम रहेगा अक्रॉस
ऑल नोड्स। तो यही जो सेम बात जो पीछे हमने की थी कि जो हम एक जो डिसीजन है वो ये रखते हैं कि नंबर ऑफ कीज जो है वो उनकी जो लिमिट है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम डी टू 2D, यानी कि जो मिनिमम जो उसका वैल्यू है वो डी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 2D तक वो जा सकते हैं। तो जो हम डिग्री होगी एक्चुअली में वो हम कहेंगे कि जो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है, डिग्री आपको पता है जो अमूमन ट्रीज के अंदर भी इसको ब्रांचिंग फैक्टर कहा जाता है, यानी कि किसी भी नोड के चिल्ड्रन कितने हैं ट्री में, जैसे BST के 2 चाइल्ड हैं तो उसकी डिग्री 2 होगी। तो हमारे केस में अगर हमारे पास जो है वो कीज 4 हैं तो जो हमारी जो वो डिग्री है वो क्या हो जाएगा कि मिनिमम कीज जो है वो आपकी 4 हैं, तो फिर हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो D+1 हो जाएगी, क्योंकि आपके जो चाइल्ड हैं वो उस मिनिमम के हिसाब से एक ज्यादा बनते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज हमारे पास यहाँ पे जो थी वो 2 थी, तो फिर हमारी जो डिग्री होगी इस ट्री की वो 3 हो जाएगी और ऑर्डर हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बात ये हो कि हम यहाँ पे 2D ही क्यों कह रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ 2 इसके साथ ऐड अप करने का मकसद ये होता है कि एक प्लेन ट्री तो बना हुआ है तो इट्स फाइन, लेकिन जब आपने इस ट्री के अंदर नई कीज की इंसर्शन करनी होती है या आपने जो इसमें से कोई चीज डिलीट करनी होती है, तो अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड नोड है तो इसमें अगर की कोई इंसर्ट करनी है तो वो 5 हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस नोड को 2 में स्प्लिट करते हैं और जो आधा डाटा है हमारे पास में भी 1 और 2 वो इधर चला जाता है और जो मे बी उससे अगला डाटा है वो इधर चला जाता है और इंसर्शन हो सकता है वो इधर जानी हो और वो इधर जानी हो। तो हम जो 2 का जो फैक्टर है ना ये फिर इस बात का ख्याल रखता है कि इनको स्प्लिट करने और इनको कंबाइन करने के अंदर जो है वो चीज़ें हमारी एक नॉर्मल स्केल से चलती रहें। तो इसी अब जैसे एग्जांपल एक देखें, अगर 2 3 बी ट्री है, 2 3 बी ट्री का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास जो इंटरनल नोड्स हैं उनके पास आइदर या तो एक ही की होगी और अगर एक की होगी तो उसके 2 चाइल्ड होंगे, और या वो उसके इंटरनल नोड की 2 कीज होंगी तो उसके जो चाइल्ड हैं वो चाइल्ड नोड्स जो है वो 3 हो जाएंगे। तो अगर उस टाइम जो अगर हम डिफाइन करना चाहें अपने बी ट्री को तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो D+1 है और मैक्सिमम जो है वो 2D+1 चिल्ड्रन जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें से जो हाईएस्ट ब्रांचिंग होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा विच इज 2D+1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास B+ट्री में अगर एग्जैक्ट सर्च करें जिसमें हमारे पास K=30 है, तो फिर हमारे पास रूट नोड ये है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि रूट नोड के जो सारे जो हमारे पास कीज हैं वो फिल नहीं है। तो ऐसा सिर्फ रूट नोड के लिए जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे नोड्स फिल हों, लेकिन एक कम से कम उसका जो की है, सॉरी नोड नहीं कहना चाहिए, उसकी की जो है वो फिल एटलीस्ट हो। तो अब अगर नोड में एक ही फिल है 80, तो हम 30 को अगर सर्च करें तो 80 से जो छोटी वैल्यूज हैं तो हमने फर्स्ट चाइल्ड की तरफ जाना है, क्योंकि सिंस 30 इज लेस देन 80 तो फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट चाइल्ड की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएंगे। कि जब हम फर्स्ट चाइल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 की आती है और फिर क्या आती है 60। तो 20 जो 30 है इट इज नॉट लेस देन 20, तो हम ये वाला चाइल्ड नहीं लेंगे। 20 60 के बीच में है तो फिर हम ये वाला चाइल्ड जो है वो सेकंड चाइल्ड जो है वो हम पिक करेंगे। तो जब हम नीचे जाएंगे तो फिर अब हम देखेंगे कि इस चाइल्ड के अंदर 30 है वो कहाँ लाई करता है। तो 20 तो 30 नहीं है, ये जो 30 है इट लाइज बिटवीन 30 एंड 40। तो फिर हम क्या करेंगे कि फर्दर इस पॉइंटर को जो है वो हम पिक करेंगे और हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये बात आपने नोटिस रखनी है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइट बायस की तरफ जा रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 20 था इस 20 से 30 लेस नहीं, लेस अगर 20 से लेस वैल्यू होगी तो हम ये वाला चाइल्ड लेंगे। अगर जो है वो 20 और 30 के बीच में होगी तो ये वाला चाइल्ड होंगे। अगर 30 है या उसमें जो है वो 40 के बीच में है, यानी 30 इज इंक्लूसिव, जैसे ये बताया भी हुआ है कि 30 इंक्लूसिव टू 40 एंड 40 इज नॉट इंक्लूसिव। तो जब
इंक्लूड करना हो उस वैल्यू को, तो उसमें हम फिर राइट साइड के चाइल्ड को पिक करते हैं। तो अब चूंकि 30 इंक्लूसिव था, तो फिर हम ये वाला चाइल्ड जो ब्लू में हाईलाइट हुआ हुआ है इसको करेंगे, और फिर हमारे पास हम अपनी फाइनल इस लोकेशन 30 के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। अब जब हम फाइनल लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा जो पॉइंटर जो आपको बता रहा होगा कि वो ब्लॉक नंबर उसका एड्रेस क्या है। अब अगर हम रेंज सर्चिंग की बात करें, तो रेंज सर्चिंग में हमारे पास जो है वो के 30 और 85, दो मतलब अब हमें कह दिए कि 30 और 85 के बीच में हो या इसके इक्वल हो। तो अब हम फिर देखेंगे कि 80 है, तो 80 से जो 30 जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आपने पिक करना है, पहली वैल्यू को देखना है, इट इज स्टिल लेस देन 80, और फिर उसके बाद इट इज बिटवीन 20 एंड 60, तो फिर हमने ये नेक्स्ट ब्लू पाथ लिया। और फिर उसके बाद देन हमारे पास क्या आता है कि 30 जो है वो 30 और 40 के बीच में है, तो फिर हम इस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब जब चूंकि हम मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कि वो ये है, तो अब यहाँ से हमने जो है ना वो सीक्वेंशियल सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और तब तक स्टार्ट करनी है जब तक कि वैल्यू जो है वो 85 नहीं आ जाती, या फिर 85 से कम वैल्यूज नहीं आ जाती हैं, बड़ी आ गई है। तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस 30 भी इस रेंज में आता है, 40 भी आता है, 59 भी, 63 भी, 80 भी, 84 भी, 89 जो है वो हमारे पास 85 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी जो सिक्वेंशियल सर्च है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो सारे हमारे पास जो आइटम्स हैं डाटा के, वो सारे हमारे इस रेंज सर्च के अंदर जो है वो मौजूद है। अब ये आपने नोटिस किया, ये रेंज सर्च जो है वो हमें हैश फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता। सो हमने बी ट्री की बेसिक्स कवर कर दी हैं। अब हमने इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं कि जो है हमारे पेजेस के ऊपर कितनी सर्च वैल्यूज होंगी, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो ट्रीज के वो लेवल्स क्या होंगे। तो इनको यूज करते हुए हम आगे जो है वो अपने बी ट्री की कॉस्ट निकालेंगे। अब जैसे वही जो सेम बात आपको डिग्री की मैंने समझाई है, अब यहाँ पे वो बात है कि हमारे पास डी जो है वो डिग्री है, और हर नॉन लीफ जो नोड है उसके अंदर जो कीज हैं उसकी रेंजेस जो है वो 2 से 2D के बीच में रहेंगी। ठीक है, रूट नोड के अलावा रूट नोड के ऊपर हमारे पास ये चॉइस होती है कि उसमें मिनिमम 1 की और मैक्सिमम उसके अंदर 2D की जो है वो कीज जो है वो जा सकती हैं। अभी इस टाइम पे कीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो इस टाइम पे इस नोड की 3 कीज हैं, एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है। तो जो x कीज हैं इन द नोड डिफरेंट डिफाइन x+1 रेंजेस। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास अगर x कीज हैं, तो आपके जो चाइल्ड हैं वो x+1 होंगे, और आपको ये पता है कि ये वाला जो स्टेट है ये क्या बता रहा है कि अगर आप वैल्यू ऊपर से ढूंढ रहे हैं तो 10 से लेस वाली इस साइड पे जाएंगी। ये वाला जो चाइल्ड है ये वो नोट्स बताएगा जो 10 और 20 के बीच में होंगी। ये वाला चाइल्ड जो है वो स्पेसिफाई करेगा 20 से 30 के बीच वाले, 20 इंक्लूसिव, और 20 से 30 के बीच वाले, और ये वाला चाइल्ड स्पेसिफाई करेगा 30 से बड़ी वैल्यूज। तो हमारे पास टोटल जो रेंजेस हैं वो x+1 हो गई हैं, जैसे यहाँ पे ये मेंशन भी हुआ हुआ है। तो हमने जो भी की सर्च करनी होगी वो जैसे लास्ट में वो 30 से बड़ी होनी चाहिए, और बाकियों में वो रेंज के अंदर सो ऑन एंड सो फोर्थ होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि जो फॉर ईच रेंज इन अ नॉन लीफ नोड देयर इज अ पॉइंटर टू अनदर नोड विद कीज इन दैट रेंज। ठीक है, तो अब जब आप नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे, तो ये जो आपकी पहली नोड है इसका जो चाइल्ड है वो एक अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसका जो पॉइंटर है, जो नीचे हमारे पास पॉइंटर्स हैं चिल्ड्रन के, ये अगली नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये जो नोड है इसमें 3 कीज और है मजीद हैं, जो 22, 25, 26, 28 हैं, और ये जो कीज हैं कि 20 और 30 के बीच में है, और 20 इसमें इंक्लूसिव है, यानी इसमें 20 भी आ सकता है। अब अगर यहाँ पे देखें कि लीफ नोड्स आल्सो हैव बिटवीन डी एंड 2D कीज एंड आर डिफरेंट इन दैट, जैसे अब यहाँ पे एक्सप्रेस्ड भी है कि आपके पास ये जो नोड है आपकी, ये इंटरनल नोड जो है इसमें 3 आपकी कीज हैं, इसमें आपकी 2 कीज हैं, और यहाँ पे आपके पास 4 कीज हैं। तो हर जो इधर भी 4 है, तो जो आपकी नोड्स हैं वो आपस में भी वेरी कर सकती हैं इन द नंबर ऑफ कीज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मिनिमम सेट है वो हमारे पास डी रहना चाहिए, और जो मैक्सिमम सेट है कीज का वो 2D रहना चाहिए। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि इस लीफ नोड्स के अंदर जो मिनिमम सेट है अगर वो d = 2 है, यानी कि जैसे इस नोड के ऊपर है, तो जो मैक्सिमम कीज है वो हमारे पास 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो ये 4 है, 3 भी अलाउेबल है। तो
अब अगर हम लीफ नोड्स के ऊपर डिस्कशन करें तो हमने देखा कि जो लीफ नोड्स के अंदर भी चाइल्ड पॉइंटर्स की जगह जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह से आगे जो पॉइंटर्स हैं वो एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड्स को पॉइंट कर रहे होंगे। तो आपको डायरेक्टली जो है, जब आप ऊपर ट्री के पाथ से होते हुए आएंगे तो इवेंचुअली जिस जगह पे आप पहुंचेंगे वहां पे आपको एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड का एड्रेस मिल जाएगा और आप वहां पे क्विकली जो है वो जंप कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें 11 की बात करूं तो 11 जो है वो 10 और 20 के बीच में है, तो मैं ये वाला पाथ लूंगी। और अब यहाँ पे आऊँ तो 12 और 17, 12 से छोटा है 11, तो मैं फर्स्ट चाइल्ड वाला पाथ लूंगी, तो मैं जो हूँ वो 11 के ऊपर जंप करूंगी। और अगर जो है वो नीचे हमें जो लीफ नोड्स के ऊपर अगर वैल्यू हमें नहीं मिलती, तो उनके रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती, इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो बी ट्री के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास जो लीफ नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो पॉइंटर्स इन ब्लू हैं ये किसी चाइल्ड नोड की तरफ नहीं पॉइंट कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली में नेक्स्ट लीफ नोड की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। ये इसलिए कर रहे होते हैं कि जब हमने रेंज क्यूरीज करनी है, जो रेंज का जैसे पीछे भी एक एग्जाम्पल आई थी, तो उस केस में जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक को फाइंड करना है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अगर ये कनेक्टेड होंगे तो हम क्विकली जो है वो सिक्वेंशियल सर्च जो है वो अपनी कर सकते हैं कि 17 के बाद जो 22 की रेंज में हमने जो है ना वैल्यूज ढूंढनी है। तो जो हमारे पास फिल फैक्टर है, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहेगी कि फिल फैक्टर इज द परसेंट ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स इन द बी प्लस ट्रीज दैट आर फिल्ड। और ये यूजुअली एक से कम होती है। कि फिल का मतलब ये है कि वो उतनी परसेंटेज आपकी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सारी नोट्स कंप्लीटली फिल्ड होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ये दो नोट्स हैं, तो इधर तीन है, सॉरी दो कीज हैं और इधर जो है वो तीन कीज हैं। तो फिल फैक्टर वो परसेंटेज होती है जो कि बी प्लस ट्री के अंदर अवेलेबल स्लॉट्स होती हैं जो फिल हो गई भी होती हैं। और ये क्योंकि 100% के टर्म्स में अगर बात करें तो जैसे मे बी आप कहें कि 2/3 ट्री जो है वो फिल्ड हो गया है, तो ये आपका फिल फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ी सी गुंजाइश नोट्स में इसलिए भी रख देते हैं ताकि जो अगली इंजर्शंस हैं वो जल्दी हो जाएं, और बजाय इसके कि जब कोई अगली की आए तो हम पहले पिछली कीज को स्प्लिट करें तो उसमें टाइम ऐड हो, हम थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो छोड़ देते हैं।